तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। और ये एक अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 1968 के टाइम को, एक रेडियो शो को जहां पर एक एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर न्यूमैन होते हैं जो कि फंगल पैरासाइट के बारे में बात कर रहे थे और फंगस के बारे में ये बता रहे होते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो फंगस मैनकाइंड के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। हालांकि तब उनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक मूवी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त मूवी है, आजकल की मूवी जैसी नहीं बल्कि रियली इंटरेस्टिंग वन है। खैर अब कहानी 2003 बॉस्टन में आती है जहां पर हम देखते हैं जोल को अपनी बेटी सैरा और भाई टॉमी के साथ में। अब यहाँ पर आज उसका बर्थडे था तो वो सैरा से शाम को जल्दी आने का प्रॉमिस कर देता है और काम पर चला जाता है। और सैरा अपने डैड के लिए एक गिफ्ट रेडी करने के लिए उसकी पुरानी वॉच को ठीक कराने ले जाती है, जो कि ठीक होने के बाद में वो घर आ जाती है। अब शाम को जोल घर आता है लेकिन वो केक लाना भूल गया था, जिससे सैरा थोड़ी मायूस हो जाती है। लेकिन फिर वो उसे उसका गिफ्ट देती है जिससे वो बहुत खुश होता है। खैर अब वो और सैरा सोने जाते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसको कॉल आता है कि टॉमी को छोटी मोटे क्राइम में अरेस्ट कर लिया गया है और अगर जोल ने आज बेल नहीं कराई तो उसको वीकेंड भर प्रिजन में रहना होगा, जिस वजह से वो सैरा को घर छोड़कर टॉमी को लेने चला जाता है। अब हम सैरा को देखते हैं जो कि सो रही थी, लेकिन तभी उसके घर पर नॉक होता है और वो अपनी नेबर के डॉग को देखती है और उसे वापस करने जाने लगती है। लेकिन तभी उसे उसकी नेबर और बाकी कुछ लोग अजीब तरह से एनिमल्स की तरह बिहेव करते हुए दिखते हैं और वो एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे थे और एक तरह से हम इनको ज़ॉम्बीज़ कह सकते हैं। वो लोग सैरा की ओर बढ़ने लगते हैं, वो भागती है और अब तक जोल और टॉमी वापस आ जाते हैं और वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहर में ये जो भी इन्फेक्शन था वो बहुत तेजी से फैल चुका था और उसने बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था जो कि एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे थे और बहुत सारी जगहें तो मिलिट्री की ऑर्डर पर सील कर दी गई थी। अब उन तीनों की कार एक जगह जाकर क्रैश हो जाती है और वो पैदल ही भागते हैं और टॉमी उनसे अलग हो जाता है। खैर अब सैरा और जोल को एक सोल्जर रोकता है लेकिन वो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे, जिससे कि वो अपने हायर ऑफिसर से कमांड लेता है कि उनका क्या करना है, जो कि उसको उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। और तभी वो जोल के ऊपर एक गोली चला देता है, लेकिन दूसरी गोली से पहले ही टॉमी वहां पर आकर उसको शूट कर देता है। अब उन दोनों ने यहाँ पर राहत की सांस ली ही थी, लेकिन यहाँ पर जोल की दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है क्योंकि वो पहली गोली असल में सैरा को लग गई थी और वो खत्म हो जाती है, जिससे यहाँ पर जोल पूरी तरह से टूट जाता है। खैर अब हम देखते हैं 20 साल बाद की कहानी को, जहाँ पर जोल अभी भी बॉस्टन में रह रहा होता है, जहाँ की वॉल्स को बहुत ही ज्यादा बड़ा और मजबूत बना दिया गया था ताकि कोई भी बाहर ना जाए और ना ही अंदर आ पाए। जोल यहाँ पर अब अपनी गर्लफ्रेंड टेस के साथ में रहता है और यहाँ पर अब वो छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। साथ ही साथ टॉमी कहीं और रहता है जो कि हमेशा अपनी अपडेट्स उसको भेजता रहता है। खैर यहाँ पर अब फेडरा नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ ऑपरेट करती है और लोगों को काम के हिसाब से टोकन्स मिलते हैं जिससे कि वो अपनी नीड्स पूरी कर पाए, खा पी कर जिंदा बने रहें। यहाँ पर अब जोल को कुछ मर चुके इन्फेक्टेड बच्चों को जलाने का काम भी मिलता है, जिसको वो बड़ी आसानी से कर देता है। एज अपनी बेटी को खोकर अब वो फीलिंगलेस हो चुका था। अब आगे जोल को पता चलता है कि टॉमी ने कुछ हफ्तों से अपनी कोई भी अपडेट नहीं भेजी है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने जाने का प्लान करता है और यहाँ से जाने के लिए उसे एक व्हीकल चाहिए था, जो कि उसके पास में है तो सही, बस उसके अंदर उसे एक बैटरी की रिक्वायरमेंट है जिसको वो एक आदमी से लेने वाला था, लेकिन वो बैटरी उससे कोई दूसरा ही रेबल टाइप ग्रुप ले लेता है जिसका नाम फायरफ्लाइज था। और इस ग्रुप की पहले से ही फेडरा से लड़ाई होती रहती है, यानी कि गवर्नमेंट से लड़ाई होती रहती है। अब मार्लिन के पास एक लड़की भी है एली, जिसका सीरीज में रोल आगे बड़ा काम का है और वो एक स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन उसके अंदर अभी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं हुए हैं। अब अगले सीन में मार्लिन के बेस पर टेस और जोल आते हैं उस बैटरी को लेने के लिए और उनका आमना सामना हो जाता है, लेकिन मार्लिन जोल को जानती थी तो वो उसको एक डील देती है कि वो एली को वेस्ट साइड के उनके कैंप तक छोड़ दे और वहां से उसे ग्रुप आगे जाने के लिए ट्रक और कुछ सामान भी दे देगा। और कुछ देर सोचने के बाद में वो दोनों ये डील के लिए हाँ कर लेते हैं। अब अगले सीन में एली को लेकर टेस और जोल घर आ जाते हैं और घर पर रहते हुए एली काफी कुछ चीजें जानती है, समझती है जोल और उसके कोड वर्ड्स के बारे में। अब वो तीनों वहां की बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर उनको रोक लेता है जो कि उनको चेक करता है, लेकिन एली उस पर अटैक करती है जिससे वो उसको शूट करने बढ़ता है। और ये मंजर पहले जोल ने देखा था अपनी बेटी के लिए, तो वो सोल्जर को पीट पीट कर खत्म कर देता है और उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आ रही थी।
खैर अब वहां पर और सोल्जर्स आए उससे पहले ही वो सोल्जर की गन लेकर एली और टेस के साथ वहां से निकल जाता है, जिसके साथ में एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है इस आउटब्रेक के 2 दिन पहले यानी कि 2003 जकार्ता इंडोनेशिया में, जहां पर इबू रत्ना नाम की एक माइकोलॉजी की प्रोफेसर होती है, यानी कि जो फंगस इन्फेक्शंस वगैरह को स्टडी करते हैं। तो वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो एक आदमी को चेक कराने उनको लेकर आते हैं, जिसके मुंह से रत्ना को कॉर्डिसेप्स यानी कि वही फंगस मिलती है जिसकी वजह से चीजें इतनी बिगड़ चुकी थी। और अब वो एक और बॉडी देखती है जिसके पैर पर पहले वाले पर्सन ने काटा हुआ था, तो उसके मुंह से भी वही फंगस मिलती है। मींस ये इन्फेक्शन ऐसे फैल रहा था और वो ये समझ जाती है कि ये फंगस ह्यूमंस के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती थी। मींस बात कुछ भयानक है और वो वहां से भाग जाती है। अब वो अपने घर आती है जहां पर पुलिस वाले उससे पहले पूछताछ करते हैं कि वो चीज है क्या और कैसे ठीक होगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इस सिचुएशन को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो फ्लावर और ग्रेन्स की एक फैक्ट्री के अंदर एक लेडी सडनली वायलेंट हो जाती है और कुछ लोगों को बाइट कर लेती है और बाद में पुलिस आकर उसको खत्म कर देती है। लेकिन फिर चारों को जिनको टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा था वो भी वैसे ही हो जाते हैं और उन्हें भी मारना पड़ता है। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता चलता कि जिसने उस फर्स्ट लेडी को बाइट किया था वो कहाँ गया, यानी कि पेशेंट 0। साथ ही साथ 14 और लोग फैक्ट्री से मिसिंग थे और इस तरह से ये इन्फेक्शन फैल गया था सब जगह पर। और रत्ना का ये कहना था कि उसके सालों के एक्सपीरियंस से इस चीज की कोई भी वैक्सीनेशन या कोई भी इलाज नहीं है, तो उन लोगों को शहर में बॉम्बिंग कराकर सभी इन्फेक्टेड्स को मारना होगा, भले ही उनके साथ मासूम लोग क्यों ना खत्म हो जाएं। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर एली, जोल और टेस एक बिल्डिंग में स्टे करते हैं, जहां पर एली से वो दोनों उसके बारे में पूछते हैं, जहां पर वो बताती है कि वो फायरफ्लाइज को मिली थी इन्फेक्टेड होने के बाद में, लेकिन मार्लिन ने उसे मारने से रोक दिया और उस पर नजर रखी और जब वो इन्फेक्टेड होने के बाद भी चेंज नहीं हुई तो उसने फैसला कर लिया कि उसे वो वेस्ट में फायरफ्लाइज के बेस कैंप भेज देंगे, जहां पर उसके डॉक्टर्स एली के ऊपर टेस्ट करके वैक्सीन बना पाएंगे। लेकिन जोल ये कहता है कि वो ये बातें पिछले 20 साल से सुनता आ रहा है, तो उसे यकीन नहीं है कि वैक्सीन बन सकती है। लेकिन टेस उसको संभालती है और उनका काम एली को सही सलामत बेस कैंप छोड़ने का था। खैर अब वो लोग आगे जाते हैं जहां पर उनको एक बिल्डिंग मिलती है जहां पर फायरफ्लाइज के कुछ लोग मरे पड़े थे, जिनको देखकर उनको लगता है कि उन लोगों ने इन्फेक्शन से डरकर एक दूसरे को खत्म कर दिया। खैर अब वो आगे जाते हैं तो उनको एक पूरा का पूरा इन्फेक्टेड लोगों का झुंड दिखता है और वो उनसे दूर रहकर बचने का प्लान करते हैं, क्योंकि ये फंगस जमीन के नीचे तक भी हो सकती है और दूर तक फैली रहती है, जिससे कि ये इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो ह्यूमंस को ट्रेस कर सकते थे। खैर अब वो एक बिल्डिंग में आते हैं जहां पर बाहर सूखी फंगस थी, मींस अंदर कोई भी नहीं होगा। वो अंदर जाते हैं तो वहां पर एक आदमी उनको मरा हुआ मिलता है जो कि बाहर से आया होगा, लेकिन तभी वहां पर और इन्फेक्टेड आ जाते हैं और ये वाले दूसरे इन्फेक्टेड लोगों से बिल्कुल अलग थे, जिन्हें सिर्फ सुनाई देता था, दिखाई नहीं देता था, और इन्हें क्लिकर कहा जाता है। अब वो तीनों जैसे तैसे उनसे बचते हैं, वहां से भागते हैं, लेकिन वो उन पर अटैक कर ही देते हैं और वो आगे जाते हैं तो टेस पाती है कि वो इन्फेक्टेड है और यहाँ पर एली को भी एक बाइट किया हुआ था और वो अपने आप ही हील हो चुका था उसकी मिस्टीरियस एबिलिटीज की वजह से। लेकिन टेस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब वो जोल से वादा लेती है कि वो एली को सही सलामत बेस कैंप तक पहुंचा देगा और अब वो उनको बाहर भेज देती है। वो तभी वहां पर रखे हुए फ्यूल और ग्रेनेड को गिराती है और सभी इन्फेक्टेड को अपने पास बुलाने लगती है और कुछ लोग उन दोनों की ओर भी भागते हैं और अब तक टेस अपना लाइटर जलाती है, जिससे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो और सभी इन्फेक्टेड खत्म हो जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 2 का भी अंत हो जाता है। अब एपिसोड 3 की बात करी जाए तो ये काफी छोटा है, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड के अंदर टेस को ट्रिब्यूट देकर जोल और एली आगे चले जाते हैं और उनकी रास्ते में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती रहती है। वो दोनों जोल और टेस के फ्रेंड्स बिल और फ्रैंक के पास आ रहे थे वेपन्स और बाकी सामान लेने, और रास्ते में उन्हें एक बैरियल मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को बैरी किया गया था, जिनको देखकर जोल कहता है कि ये आर्मी लोगों को QZ क्वारंटाइन जोन ले जा रही थी, लेकिन जो वहां पर फिट नहीं हुए थे उनको खत्म कर दिया गया और यहाँ पर फेंक दिया गया, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। खैर अब हम 2003 में उसी शहर का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये सब हुआ था और यहाँ पर बिल नाम का एक आदमी भी रहता था जो कि आर्मी से बच गया और उसने पूरे शहर पर ही कब्जा कर लिया। उसने यहाँ पर इन्फेक्टेड से बचने के सिक्योरिटी सिस्टम बना लिए और वो यहाँ पर अकेला रहने लगा, जिसे 2007 में फ्रैंक मिला। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, साथ रहे और उन्होंने टेस और जोल के साथ काफी काम किया। उन्होंने काफी सामान दिया और सालों तक साथ रहने के बाद फ्रैंक का लास्ट टाइम आ गया था और बिल उससे प्यार करता था, तो उसने फ्रैंक को बहुत सारी पिल्स देकर खुद भी ले ली और वो दोनों एक साथ बेडरूम में चले गए मरने के लिए और उन्होंने पहले शादी भी कर ली थी। अब यहाँ पर उनके घर जोल और एली आते हैं और उन दोनों को बिल का लास्ट लेटर मिलता है जो कि उसने जोल के लिए ही रखा था। वो जानता था कि जोल वहां पर जरूर आएगा और उसने टेस के नाम पर उसे सारे वेपन सौंप दिए थे, जिससे जोल थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। और अब वो और एली यहाँ से वेपन्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं और बिल की कार लेकर वहां से आगे के लिए निकल जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4
2000 की स्टार्टिंग में हम जोल और एली को देखते हैं जो कि अपने सफर पर निकले थे और उनके बीच एक बॉन्डिंग बननी शुरू हो गई थी। अब जोल का यहाँ पर पहला काम अपने भाई टॉमी को ढूंढना था, उसके बाद में एली को फायरफ्लाइज बेस कैंप तक छोड़ना। यहाँ पर एली उससे टॉमी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि टॉमी उसका भाई है जिसने अपने शुरुआती दिनों में आर्मी ज्वाइन की थी लेकिन फिर उसने छोड़ दिया। अब आउटब्रेक के 12 साल बाद उन दोनों ने एक ग्रुप में काम किया था जहाँ पर वो टेस से मिले और फिर टॉमी की मुलाकात मार्लिन से हुई जिसने उसे फायरफ्लाइज ज्वाइन करने को कहा था और उसने कर भी लिया था, लेकिन अभी उसने वो छोड़ दिया और जोल उसको ढूंढ रहा है कि वो कहाँ पर है और कैसा है। खैर अब बात करते हुए वो लोग कैंसस सिटी पहुंचते हैं जहाँ पर उन पर एक और रेबल लेकिन डेंजरस ग्रुप रेडर्स के लोग अटैक करते हैं जिनको मारकर वो वहां से भागने लगते हैं। सिटी के बाहर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता तो वो दोनों एक बिल्डिंग में स्टे करने लगते हैं। अब हम देखते हैं एक और कैरेक्टर कैथलीन को जो कि एक आदमी से किसी हेनरी नाम के आदमी के बारे में पूछ रही थी जिसने उसकी और उसके भाई की जानकारी फेडरा को दी थी, जहां पर उन दोनों को अरेस्ट करके पीटा गया। उसके भाई की जान तक चली गई जिसका बदला वो हेनरी से लेना चाहती है। तभी उसे उसके लोग बताते हैं कि उनके लोगों को किसी ने मारा है। हालांकि हम जानते हैं कि जोल और एली ने मारा है, लेकिन वो ये समझती है कि ये काम हेनरी का है और उस होस्टेज आदमी को मारकर उसको ढूंढने वो निकल जाती है। अब वो एक बिल्डिंग चेक करती है जहां पर उसे हेनरी का यूज किया हुआ सामान मिलता है और वो यहीं पर रहता था, लेकिन खाना खत्म होने से अपने भाई सैम के साथ वहां से वो चला गया और कैथलीन उसे किसी भी हाल में ढूंढना चाहती है। उसे इसी बीच इन्फेक्टेड का एक नेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन वो अपने साथी पेरी से ये बात सबसे छुपाने को कहती है और बिल्डिंग को सील कर देती है। इधर एली और जोल एक बिल्डिंग में स्टे करते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहां पर जोल बताता है कि उसने रेडर्स को पहचान लिया था क्योंकि पहले कभी उसने टेस और टॉमी के साथ रेडर्स के ग्रुप में काम किया था। तभी एली भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है, लेकिन तभी कोई दो लोग आकर उन पर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 4 का भी अंत हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इस एक्सप्लेनेशन के आखिरी एपिसोड पर, यानी कि एपिसोड नंबर 5 पर। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कैंसस सिटी की कहानी, जहां पर हेनरी अपने भाई सैम के साथ रहता था और सैम यहाँ पर सुन और बोल नहीं सकता। कैंसस में इन्फेक्शन आने के बाद में वहां पर फेडरा आई, लेकिन कैथलीन के भाई ने अपने रेबल ग्रुप से फेडरा को खत्म करने का काम शुरू कर दिया और हेनरी की एक ट्रिप पर कैथलीन के भाई को मार दिया गया। कैथलीन ने अपने ग्रुप के साथ पूरी फेडरा को ही सिटी से खत्म कर दिया और बचे हुए कुछ लोगों से हेनरी के बारे में पूछा और ना बताने पर सबको मरवा दिया, जिसके बाद में हेनरी सैम के साथ भागता रहा और वो उस आदमी जिसे कैथलीन ने आखिरी एपिसोड में मारा था उसकी हेल्प से एटिक में कुछ दिन छुपा रहा, लेकिन उसका खाना खत्म हो गया और सेम टाइम पर ही वहां पर जोल और एली आए थे जो कि कैथलीन के कुछ लोगों को मार रहे थे और तब हेनरी को आइडिया आता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। खैर अब वो दो लोग जिन्होंने गन पॉइंट पर जोल और एली को रखा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी और सैमी थे, जो कि असल में उनसे मदद मांगने आए थे और ये अपनी वो पूरी कहानी बता रहे थे। अब जोल उनकी हेल्प करके उन्हें भी यहाँ से बाहर निकालने का बोलता है और वो उसको बताता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल से वो वहां से भाग सकते हैं। जोल अब हेनरी से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि असल में उसके भाई की बीमारी के बारे में उसको पता चला था जो कि फेडरा के ड्रग से ठीक हो रही थी, लेकिन उसको और ड्रग्स चाहिए थी तो अपने भाई को बचाने के लिए उसको कैथलीन के भाई के बारे में जानकारी देनी पड़ी थी फेडरा को और तब से ही वो उसके पीछे पड़ी हुई है। अब यहाँ पर एली ये भी पूछती है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड क्यों नहीं है, जिस पर वो कहता है कि सभी इन्फेक्टेड को फेडरा ने सालों पहले ही एक टनल में बंद कर दिया था, लेकिन जोल कहता है कि उनको टनल से ही तो जाना है, जिस पर वो कहता है कि उसे पता चला था कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे और अगर कोई एक दो होंगे भी तो वो उनको मार देंगे। अब वो लोग टनल से होते हुए निकलते हैं और अब तक एली और सैम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो लोग अब इजीली टनल से बॉर्डर पर आ जाते हैं जहां से सिटी से वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक बिल्डिंग से एक आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है जिसको जाकर जोल मार देता है, लेकिन अब तक वो आदमी कैथलीन को बुला चुका था। अब वो अपनी आर्मी के साथ वहां पर आ गई थी और उनसे बचकर एली, सैम और हेनरी भागने लगते हैं, लेकिन एक ट्रक एली को कुचलने वाला होता है जिसको शूट करके जोल उसके ड्राइवर को मार देता है और वो ट्रक एक बिल्डिंग में लगकर ब्लास्ट हो जाता है। अब कैथलीन यहाँ पर हेनरी और सैम को मरवाने की तैयारी में थी, लेकिन वो ट्रक जो ब्लास्ट हुआ था उसने जमीन को भी डैमेज कर दिया था और अब इन्फेक्टेड की वहां पर बाढ़ आ जाती है जो कि वहां पर केओस क्रिएट करके कैथलीन की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सा इन्फेक्टेड गेम की भाषा में बोले तो लेवल बॉस भी बाहर आता है जिससे कैथलीन को बचाने पेरी उससे लड़ता है लेकिन मारा जाता है। अब तक जोल हेनरी, सैम और एली को वहां से ले जाने लगता है जिसको कैथलीन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक इन्फेक्टेड उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है और ये चारों एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अब एली और सैम अकेले थे जहां पर एली को पता चलता है कि सैम बाइट हो चुका है, यानी कि उसको काट लिया था इन्फेक्टेड ने, लेकिन वो उसे मरने नहीं दे सकती थी तो वो अपने हाथ पर कट लगाकर उसके घाव पर ब्लड लगा देती है, ये कहते हुए कि ये उसको ठीक कर देगा। लेकिन अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि सैम इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि उसका खून काम नहीं आया था और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जोल उसको बचाने आता है। अब जोल उसको
ना मार दे तो हेनरी उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन गलती से एक गोली सैम को लग जाती है और वो खत्म हो जाता है। और हम जानते हैं कि हेनरी यहाँ पर उसके लिए ही जी रहा था, तो वो खुद को भी शूट करके खत्म कर लेता है। अब अगले सीन में जोल और एली उन दोनों को रिस्पेक्टफुली बैरी करते हैं और एली सैम को सॉरी नोट छोड़ती है कि वो उसको बचा नहीं पाई, और वो लोग अब वहां से आगे चले जाते हैं, जिसके साथ में एपिसोड 5 का भी यहीं अंत हो जाता है। तो ये एपिसोड शुरू होता है आखिरी एपिसोड के इवेंट्स के 3 महीने बाद में, जहाँ पर एली और जोल रास्ता भटक कर यहाँ वहां पर जा रहे होते हैं और तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो दोनों वहां पर जाते हैं तो वहां पर उनको एक बूढ़ा कपल मिलता है जो कि बाहर दुनिया से कब का कनेक्शन काट कर यहाँ पर आराम से रह रहा था। इवन उन्हें तो अब ये भी नहीं पता कि दूर के गांव में रहता कौन है, इवन कोई गांव है भी या फिर नहीं। साथ ही साथ उन्हें किसी भी ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही फायरफ्लाइज के बारे में, ना ही किसी और के बारे में। जोल अब बूढ़े व्यक्ति से टॉमी के बारे में पूछता है, लेकिन ये भी उसे नहीं पता था और वो उससे मैप लेकर वहां से चला जाता है। अब वो और एली सफर करके रात को एक जगह स्टे करते हैं, जहां पर अभी तक जोल का काम होता था कि वो रात में जागकर एली को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इस बार उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाता है, जो कि सुबह जाकर देखता है कि असल में एली ने उसको प्रोटेक्ट किया था, जिससे वो गन लेकर ऐसा दोबारा ना करने को बोलता है क्योंकि उसने उसको जगाया नहीं। अब वो लोग आगे जाते हैं और एक रिवर क्रॉस करते हैं, जिसके बाद उन्हें कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर दिखाई देता है, जिससे जोल समझ जाता है कि यहाँ पर आसपास लोग जरूर होंगे। अब वो आगे जाता है तो उनको कुछ लोग रोक लेते हैं और वो दोनों उन लोगों से ये कहते हैं कि वो बस यहाँ से जा रहे थे। अपनी सेफ्टी के लिए वो लोग उन्हें डॉग से स्मेल करवाते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। अब जोल यहाँ पर इन्फेक्टेड नहीं था और एली यहाँ पर उस वायरस से या फिर उस बैक्टीरिया से या फंगस से इम्यून थी, जिसके बाद में वो लोग उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब शॉकिंगली उस गाँव में पहुंचकर जोल को अपना भाई टॉमी मिल जाता है और वो अब यहाँ की लीडर मारिया से शादी कर चुका है, जो कि अब प्रेग्नेंट भी है। वो सब थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, घूमते हैं और फिर एली को आराम करने भेजकर जोल उससे बात करने लगता है। वो दोनों बात करते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि पहले उन लोगों ने काफी बुरे काम किए थे। उन्होंने लोगों की जान भी ली है, जिसका गिल्ट उसको हमेशा सताता रहता है। टॉम जोल से अब टेस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो झूठ कहता है और फिर वो उसे एली और उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है और उसे फायरफ्लाइज बेस कैंप तक पहुंचाना कितना जरूरी है ये बोलता है और उसकी मदद मांगता है। लेकिन टॉमी अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था, साथ ही साथ यहाँ पर मारिया प्रेग्नेंट भी थी, तो वो कहीं भी जाने से मना कर देता है और उन दोनों की बहस होने लगती है। इधर एली को मारिया से सैरा के बारे में पता चलता है और खुद उसका बच्चा भी मारा गया था। वो यहाँ पर जोल के बारे में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है, जिस पर एली ध्यान नहीं देती। अब रात को टॉमी और जोल फिर से बात करते हैं और जोल ये कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कब तक ही एली को बचा पाएगा और एली का बेस कैंप पहुंचना बहुत जरूरी है और टेस ने भी इसलिए अपनी जान दे दी थी। और अब इमोशनल होकर टॉमी मान जाता है कि वो उसके साथ चलेगा। अब रात को जोल ये बात एली को बताता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो सैरा की तरह नहीं मरेगी और वो खुद एक ऑर्फन है, जिसकी लाइफ में जो भी आता है या तो मारा जाता है या उसको छोड़कर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर सभी का एक इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल ट्रॉमा हम देख और सुन पाते हैं। अब अगले दिन वो जागती है और जाने के लिए तैयार होती है उदास मन से, लेकिन वो उदासी खत्म हो जाती है। जोल ही उसके साथ जा रहा था, यानी कि शायद से जोल ने टॉमी को जाने से मना कर दिया। खैर अब वो लोग आगे जाकर एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि पहले फायरफ्लाइज का बेस था और वहां पर मैप से वो उनका रूट पता करते हैं। खैर अब तभी वहां पर उन्हें कुछ रेबल्स दिखाई देते हैं और एक रेबल उन पर अटैक करता है, जिसको जोल पीट देता है, लेकिन खुद भी स्टैब हो जाता है और एली को लेकर वहां से भागता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वो बेहोश होकर गिर जाता है और इसी के साथ में एपिसोड नंबर 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में एली जैसे तैसे जोल को पास वाले घर तक लेकर आती है, जहां पर वो उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करता है और उसे जाने के लिए कहता है कि वो अभी टॉमी के पास चली जाए और वो गुस्से में डोर ओपन करती है, जिसके साथ ये सीन यहीं शिफ्ट होता है। खैर अब हम एली का फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहां पर वो फेडरा ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल में अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी एक बुली उसको परेशान करती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जो अभी यहाँ पर नहीं थी उसके बारे में गलत बोलती है, जिससे एली उसको पीट देती है और कैप्टन कॉन्ग उसे बुलाकर समझाते हैं कि उसने ये गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रात को वो अपने रूम में थी, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड राइली वापस आती है, जिससे वो पूछती है कि वो कहाँ पर थी, जिस पर वो बताती है कि यहाँ उसे अच्छा नहीं लगता, रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से वो बाहर गई थी और बाहर उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई है जिसने उसको फायरफ्लाइज ज्वाइन करने को कहा था और उसने कर भी लिया। अब ये सुनकर एली थोड़ा नाराज होती है। फायरफ्लाइज फेडरा की दुश्मन है। उसका ये कहना था कि उन्होंने पहले ही फेडरा के खिलाफ बॉम्बिंग करी है, लेकिन राइली उसको समझा लेती है और वो दोनों वहां से निकल जाती हैं थोड़ा टाइम स्पेंड साथ में करने के लिए। अब राइली उसे एक मॉल में ले जाती है जहां पर लाइट थी और वो यहाँ पर बहुत खेलती है, मस्ती करती है, लेकिन इवेंचुअली एली को ये पता चल जाता है कि वहां पर बॉम्ब्स रखे हुए थे और राइली वहां पर वापस नहीं आई थी, बल्कि वो उन पर नजर रख रही थी, जिसका प्लान फिर फेडरा पर अटैक करने का था और वो उससे झगड़ा करके वहां से चली जाती है। अब तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे वो देखने जाती है तो ये आवाज असल में एक हॉरर सेटअप से आई थी और अब वो वहीं पर बैठकर राइली से बात करती है। दोनों एक दूसरे को
लाइट अप करती हैं और डांस करने लगती हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करती थी तो किस करके अपने प्यार का इजहार भी करती हैं। खैर अब आवाज की वजह से वहाँ एक इन्फेक्टेड आ जाता है और उन दोनों पर हमला करता है, जिससे वो दोनों निपट तो लेती हैं लेकिन उसने उन दोनों को ही काट लिया था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और राइली रोने लगती है। एली यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगती है और कुछ देर के बाद में वो हार कर बैठ जाती है और वो दोनों ही फैसला करती हैं मरने तक ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करने का, और कौन मरा होगा और कौन बच गया ये हम जान ही सकते हैं। खैर अब कहानी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम एली को देखते हैं जो कि एक सुई धागा ढूंढती है और उससे जोल को टांके लगाने लगती है और वो भी एली को देखकर खुद को हिम्मत देता है। यानी कि यहाँ पर एली का प्यार बच नहीं पाया था और राइली खत्म हो गई थी, जिसके साथ में एपिसोड 7 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिल्वर लेक नाम की एक जगह को जहाँ पर डेविड नाम के एक आदमी ने कुछ बचे हुए लोगों से अपनी एक कम्युनिटी बना ली थी जिन्हें वो रिलीजियस टीचिंग्स भी दिया करता था, साथ ही साथ गॉड पर उसका बहुत ज्यादा भरोसा था। अब यहाँ पर एक लड़की हैना के फादर की डेथ हो रखी थी जिसके लिए वो रो रही होती है और उसके बैरियल का पूछती है तो डेविड उसे शांत करके कहता है कि बैरियल वो लोग आइस हटने के बाद ही कर पाएंगे। अब उस कम्युनिटी को कुछ टाइम से खाना नहीं मिला था तो डेविड अपने साथी जेम्स के साथ जंगल में हंटिंग करने जाता है जहाँ पर एली भी हंटिंग कर रही थी और वो एक डियर को मार देती है जिसे पहले वो दोनों ढूंढ लेते हैं और अब वो तीनों आपस में टकराते हैं और उनकी आपस में बहस होने लगती है, जिसके बाद में एली कहती है कि वो दोनों डियर को ले जाएं, बस कुछ एंटीबायोटिक्स उसको दे दे, जिस पर डेविड मान जाता है और जेम्स को एंटीबायोटिक्स लेने भेज देता है। अब यहाँ पर बैठकर एली और डेविड बात करने लगते हैं जहाँ पर वो यहाँ भी गॉड की बातें करता है कि सब कुछ उनकी मर्जी से ही हुआ है, लेकिन एली को ये सब बातें कुछ खास नहीं लगती। अब बातों ही बातों में डेविड एली से कहता है कि खाने के लिए उसके कुछ लोग एक जगह गए थे जहाँ पर एक को किसी आदमी ने मार दिया और जिस आदमी ने मारा था उसके साथ एली जैसी ही एक लड़की थी और एली समझ जाती है कि आखिरी एपिसोड में जोल ने जिसको मारा था वही वो बंदा है और डेविड भी समझ गया था कि एली भी वही लड़की है जो कि उस आदमी के साथ थी। साथ ही साथ जेम्स को भी ये पता चल गया था, लेकिन डेविड फिर भी उसको जाने देता है जो कि जेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वो दोनों वापस कम्युनिटी के अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग डेविड से सवाल करते हैं जो कि उसको पसंद नहीं आता। साथ ही साथ हैना भी उससे बहस करती है जिसको वो स्लैप कर देता है और सबके साथ खाना खाने लगता है। इधर एली जोल को एंटीबायोटिक्स के 2 इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अगले सीन में वो देखती है कि डेविड अपने कुछ लोगों के साथ इसी साइड आ रहा था। वो अब जोल के पास एक नाइफ छोड़कर वहां से बाहर आ जाती है उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जेम्स उसके हॉर्स को मार देता है और अब उसे मारे उससे पहले ही डेविड उसको उठाकर सिल्वर लेक ले जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग जोल को ढूंढते हैं लेकिन वो उनको घायल करके बांध देता है और एली को वो लोग कहाँ पर ले गए थे ये पूछता है और बताने के बाद में वो दोनों लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है, जो कि उसकी पास्ट की एक झलक हमको दिखाता है जब उसने 2 लोगों को ऐसे ही मारा था। इधर एली को एक केज में बंद करके रखा गया था और डेविड उससे कहता है कि अब एली को हमेशा उसके साथ ही रहना है, लेकिन वहां पर पड़ी हुई ह्यूमन बोन से वो समझ जाती है कि यहाँ पर असल में वो लोग कैनिबल्स हैं और डेविड भी सच बता देता है कि उसने ही कम्युनिटी में खाने की कमी पर कैनिबलिज्म शुरू किया था और यहाँ के लोग बाहर से लोगों को लेकर आते थे, उनको मारते थे और खाया करते। वो ये भी बताता है कि वो गॉड को नहीं मानता, बस नाटक करता रहता है ताकि कम्युनिटी के लोग उसको ही फॉलो करें। अब वो एली को गलत तरह से टच करता है और एक चीज ये कि वो असल में एक पीडोफाइल है, मींस कि वो बच्चों के साथ में गलत हरकतें करने वाला आदमी है और वो एली को यहाँ पर इसलिए ही लेकर आया था और वो उसको हर्ट करके कीज लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको पीट कर वहां से चला जाता है। अब इधर एली को ढूंढता हुआ जोल भी आ जाता है और वो सभी जगह उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स के साथ मिलकर डेविड एली को काटने वाला था, लेकिन वो उसे बताती है कि वो इन्फेक्टेड है और उसने डेविड को भी काट दिया था और वो ये भी दिमाग लगा लेता है कि एली का घाव पुराना है और उसे अभी तक ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तभी एली नाइफ लेकर जेम्स को मारकर वहां से भागती है, जिसका पीछा डेविड करता है और वो उस पर फायर स्टिक फेंकती है जिससे वो बच जाता है, लेकिन वहां पर आग लग जाती है और अब वो एली को पकड़कर उसके साथ गलत चीज करने वाला ही होता है, लेकिन तभी एली वहां पर पड़े हुए नाइफ को उठाती है और उसको बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। अब वो बाहर आती है जिसको जोल मिलता है, लेकिन उसके दिमाग में वही चीज घूम रही थी, यानी कि उसके दिमाग में वही ट्रॉमा आने लगा था और जोल उसको अपनी बेटी की तरह संभालता है और उसको लेकर वहां से चला जाता है, जिसके साथ में ही एपिसोड 8 का यहीं पर अंत हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं द लास्ट ऑफ अस के फिनाले वाले एपिसोड पर, यानी कि एपिसोड नंबर 9 पर। तो इस सीजन के फिनाले की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एना नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को जो कि बहुत डरी हुई थी और परेशान भाग रही थी। वो एक बिल्डिंग तक पहुंचती है और यहाँ पर उसको एक इन्फेक्टेड मिल जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और वो उसे जैसे तैसे खत्म कर देती है, लेकिन उसका वाटर भी सेम टाइम पर ब्रोक हो जाता है और अब वो एक बच्ची को जन्म देती है और उसकी खुशी पल भर में ही चली जाती है जब वो ये देखती है कि उसके पैर पर उस इन्फेक्टेड ने घाव दे दिया था और वो अब तुरंत ही
ही अपनी बच्ची की अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन तभी वहां पर मार्लिन आ जाती है जो कि एना की बचपन की ही बेस्ट फ्रेंड थी, और एना उससे झूठ कह देती है कि उसकी बच्ची का जन्म पहले ही हो गया था और वो इन्फेक्टेड बाद में हुई थी। और अब वो रोते बिलखते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बच्ची को अपने साथ में ले जाए और उसको बचा ले, और साथ ही साथ वो उसको भी खत्म कर दे। और वो अपना लास्ट टाइम अपना नाइफ एली के पास छोड़ देती है जो कि पूरे सीजन्स में वो यूज कर रही थी, एंड इसलिए हम देख पाते हैं कि उसका उससे खास लगाव था। खैर अब भारी मन से मार्लिन को एना को खत्म करना पड़ता है और वो उस बच्ची को लेकर वहां से निकल जाती है, और यही बच्ची असल में एली है। और हम सोचें कि शुरू से वो मार्लिन के पास थी तो फेडरा कैसे पहुंची, तो मार्लिन ने ही उसे अच्छी भविष्य के लिए वहां पर भेजा, और बड़ी होने पर वो उसको मिल गई और तब फायरफ्लाइज उतना एक्टिव भी हो गया था। और यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट ये है कि यहाँ पर एना का सिर्फ एक जिक्र भर हुआ है और गेम में वो दिखाई नहीं गई थी जिस तरह से शो में दिखाई गई है, और कॉमिक्स में उसकी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि घूमते हुए एली और जोल एक जगह तक पहुंच गए थे, और एली अभी तक उस सदमे में थी जिसे जोल बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसको कंसोल कर रहा था। अब तभी उन लोगों को कुछ जिराफ दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर एली थोड़ी खुश हो जाती है, और जोल उसके साथ मिलकर जिराफ के साथ मस्ती करने लगता है जिससे एली खुश होती है, और जोल उसकी खुशी में बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो दोनों जिराफ के जाने के बाद में बात करने लगते हैं, और पहली बार जोल अपना पास्ट एली को बताता है कि आउटब्रेक के शुरू होते ही उसने अपनी बेटी सैरा को खो दिया था, और वो उसके बाद से टूट गया था, जिसने खुद को मारने की भी कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं मर पाया, और गलती से गोली उसके सर को छूकर निकल गई, और इसी का घाव उसके माथे पर है जिसके बारे में एली ने पहले पूछा था। अब वो दोनों काफी देर तक बहुत इमोशनल होकर बातें करते हैं, और हम समझ पाते हैं कि जोल एली से अटैच्ड हो चुका था, जो कि एली को गिटार सिखाने का भी प्रॉमिस करता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर वो लोग चाहें तो यहाँ से भी टॉमी के पास जाकर अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि उसका तो भरोसा हॉस्पिटल वगैरह पर है ही नहीं। लेकिन एली मना कर देती है, वो जानती थी कि वो ह्यूमैनिटी की आखिरी होप है और बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है इस मिशन में, तो वो उसको पूरा करना ही होगा, यानी कि इस फंगस से उसकी इम्यूनिटी यहाँ पर इंसानों के लिए होप हो सकती है। खैर अब वो दोनों वहां से आगे जाते हैं, लेकिन तभी फायरफ्लाई सोल्जर्स उनको पकड़कर बेहोश करके कैंप ले जाते हैं। अब कैंप में होश आने पर जोल मार्लिन को देखता है जो कि उसकी तारीफ करती है। वो ये कहती है कि जो आर्मी नहीं कर सकती थी वो जोल ने कर दिखाया, यानी एली को यहाँ तक लाना, और जोल उससे एक बार मिलने का बोलता है, लेकिन मार्लिन कहती है कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा, और अब वो पूरा सच बताती है। तो सीन ये है कि यहाँ पर एली को असल में एक सर्जरी के लिए लाया गया है, और वो क्यों, तो इसलिए कि जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ इन्फेक्टेड हो चुकी थी, और अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से वो जो इन्फेक्शन था वो एली के दिमाग तक पहुंच गया और वहां जाकर म्यूटेट हो गया। इसलिए जब वो कभी इन्फेक्टेड होती है तो उसके ब्रेन का वो फंगस वाला पार्ट उसकी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि ये पहले से ही इन्फेक्टेड है, इसलिए उसका रिसेंट इन्फेक्शन फैलता ही नहीं और खत्म हो जाता है। और अब डॉक्टर्स उसके दिमाग के उसी पार्ट को निकाल कर उससे क्योर को तैयार करेंगे। और यहाँ पर एक और फैक्ट ये कि गेम में इतना बताया गया था कि इन्फेक्शन एली की बॉडी में जाकर म्यूटेट हुआ, लेकिन शो में एक लॉजिकल वे में इसको समझाया गया है। खैर अब असली प्लान को सुनकर जोल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी की तरह मान रहा था और अपनी बेटी को वो ऑलरेडी पहले खो चुका है और अब अपनी दूसरी बेटी को भी खोने वाला है। मार्लिन उससे कहती है कि उसने भी अपना वादा तोड़ा है एली को सेफ रखने का, लेकिन उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा करना ही होगा, और वो कुछ गार्ड्स के साथ उसे बाहर भेज देती है। लेकिन वो उन गार्ड्स को मार देता है और रास्ते में आने वाले हर एक गार्ड को मारकर सर्जरी रूम में चला जाता है, जहाँ की लोकेशन उसने पहले से ही देख रखी थी। और अब डॉक्टर शायद से ह्यूमैनिटी को बचाने का क्योर लेने ही वाला था, लेकिन जोल के वहां आने पर वो उसे एली को ले जाने से रोकता है, तो वो उसको खत्म करके बाहर आने लगता है। और यहाँ पर जोल के दिमाग में अभी कश्मकश चल रही थी कि उसने सही किया भी या फिर नहीं, और एली का क्या रिएक्शन होगा। और अब उसको मार्लिन मिल जाती है जो कि उसको समझाती है कि ये स्टेप ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। इनफैक्ट एली भी यही चाहती थी, लेकिन जोल अपनी इस बेटी को नहीं खोना चाहता था, तो वो मार्लिन को शूट कर देता है और एली को वहां से लेकर चला जाता है। अब रास्ते में एली को होश आता है जो कि उससे पूछती है कि हुआ क्या, तो वो कहता है कि उसके अलावा भी स्पेशल बच्चे हैं और क्योर सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा था। तभी वहां पर रेडर्स ने अटैक कर दिया और सबको मारने लगे, जिस बीच में वो एली को ऑपरेशन थिएटर से लेकर वहां से भाग निकला, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। खैर अब एली यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है, वो खुद को स्पेशल समझती है और आगे चलकर वो जोल से कहती है कि इतनी सारी कुर्बानियां सब जाया चली गईं। इस पर जोल उसको समझाता है कि इसमें एली की गलती नहीं है, लेकिन एली को उस पर शक होता है और वो उससे सच बताने को कहती है, लेकिन वो उसकी कसम खाता है कि जो उसने कहा वही सच है। और कसम खाने के बाद में एली इस बात को मान लेती है और अब वो दोनों वहां से टॉमी के पास जाने लगते हैं और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।